हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। और मनी एंड बैंकिंग बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत ही छोटा चैप्टर है। इसमें ज़्यादा कुछ हम लोग को नहीं पढ़ना है। मनी क्या है, क्या काम करता है, मनी से पहले कैसे काम चलता था, ठीक है, और मनी के मेजर्स क्या हैं, बस मनी में इतना पढ़ना है। बैंकिंग में कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ना है, और मेनली ये पढ़ना है कि बैंक कैसे पैसे कमाता है। तो इसको हम लोग उड़ाएंगे, जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगता मेरे को कि ज़्यादा ही तुमको कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बस मैं जो आपसे से बोल रहा हूँ उसको कॉपी पेन लेके नोट करते रहो। और सच बता रहा हूँ कि ये जो कॉपी पेन आप कि जो मेरे साथ बैठ के नोट करोगे ना, ठीक है, तो जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो उसी के अंदर से आएगा जो आपकी कॉपी में लिखा होगा। अगर आप मेरे साथ नोट कर रहे हो तो कॉपी के अंदर जो लिखा है उसी से क्वेश्चन आएगा पेपर में, ठीक है। और ये पढ़ने के बाद हम लोग 10 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन भी रखे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके नोट करना। इससे अगर मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करूँ तो कितने एक्सपेक्टेड हैं, तो 2 से 3 मान के चल सकते आप लोग, मान के चल सकते हो। 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन अगर एनडीए अगर ज़्यादा ही दे, आपकी किस्मत है और अच्छी। मिनिमम 2 से 3 मान के चलते। स्टार्ट करते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं मनी को, और फिर जानेंगे बैंकिंग को। पहले मनी से स्टार्ट करते हैं। मनी चैप्टर समझने से पहले हम लोग पहले चलते हैं। पहले के ज़माने में जब मनी नहीं था, जब मनी नहीं हुआ करता था, तो कैसे काम चलता था, तो कैसे होता था सामान, मतलब कि तो कैसे काम खरीदते थे चीज़ें हम लोग। तो जब पैसा नहीं था तो हम लोग चीज़ों के बदले चीज़ें खरीद लेते थे। तब कीजिए, मुझे 1 किलो टमाटर चाहिए, मैं आपसे बोलूँगा कि आप मेरे को 1 किलो टमाटर दे दो, मैं आपको 1 किलो आलू दे देता हूँ। आप मेरे को 1 किलो कहते हैं प्याज दे दो, मैं आपको 1 किलो टमाटर दे देता हूँ। आप मेरे को 1 किलो मिर्चा दे दो, मैं आपको 1 किलो नींबू दे देता हूँ। ऐसे सामान चलता था, ऐसे काम चलता था। इसको हम लोग कहते हैं बार्टर एक्सचेंज सिस्टम, और या फिर बार्टर सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। बार्टर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हम लोग को मनी पे शिफ्ट होना पड़ा। हम लोग उसको कंटिन्यू नहीं रख पाए बार्टर सिस्टम को, फिर मनी को इन्वॉल्व होना ही पड़ा, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम की जो कमियां थी वो मेनली 4 तरह की कमियां थी। बार्टर सिस्टम को पहले ये समझ लो कि सीसी इकोनॉमी बोला जाता है। सी मतलब कमोडिटी, कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी भी बोला जाता है, और बार्टर इकोनॉमी तो बोला ही जाता है। क्लियर है? ये बार्टर सिस्टम ये तभी हो सकता था जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब क्या है कि मेरे को जो सामान चाहिए, मैं जैसे आपसे कोई बदली कर रहा हूँ, आपसे सामान खरीदना है मेरे को, तो आप मेरे को जो दे रहे हो उसके बदले में आपको जो दे रहा हूँ, दोनों लोग सहमत होने चाहिए, ठीक है। दोनों का क्या कहते हैं उसको, दोनों सहमत होने चाहिए। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि आप 1 किलो मेरे को आलू दे दो, आप मेरे से 1 किलो टमाटर ले लो, तो वो क्या है, हम दोनों सहमत हैं उससे, आपस में सहमत हैं, आपस में सहमत हैं, ठीक है। तो ये है, तो इसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। बहुत मुश्किल होती थी कि किसी के साथ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो। इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग कॉस्ट पे आती थी। ट्रेडिंग कॉस्ट 2 तरह की होती है, जैसे कि घूमना फिरना आपको, फिर क्या कहते हैं, तो कहते हैं सर्च कॉस्ट। घूम रहे हो फिर रहे हो कि भैया कहाँ कहाँ जा रहे हो, दूर दूर, उसको कहते हैं सर्च कॉस्ट। दूर दूर जा रहे हो कहीं से, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मिल जाए, मतलब कि सामने वाला संतुष्ट हो जो मैं उसको दे रहा हूँ, या फिर जो वो मेरे को दे रहा है, तो हम लोग की म्यूचुअल इसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि भाई जैसे मैं दे रहा हूँ तो दोनों लोग खुश हो। तो ऐसे लोग कहता हूँ कि बड़े ही के साथ मुश्किलों के साथ मिलते थे। इसमें इसमें ट्रेडिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती थी। सर्च कॉस्ट, ट्रेडिंग कॉस्ट मतलब कि एक होता है सर्च कॉस्ट कि पैसे के फॉर्म में है। एक होता है कि जो अनकंफर्टेबल हो जाओ आप, मतलब कि आप जो वेट करते रहते, होता नहीं क्या, डिस्कम्फर्ट में होते हो आप लोग कि भाई इतना ज़्यादा घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कोई मिल ही नहीं रहा है। तो उसको वो उससे हम लोग का कोई कॉस्ट, मतलब कि पैसों का नुकसान तो नहीं है, लेकिन हम लोग को जो परेशानी हुई वो भी ट्रेडिंग कॉस्ट में इन्वॉल्व होता है। क्लियर है?
चार तरह की प्रॉब्लम मैंने बताई थी। पहली प्रॉब्लम का नाम है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस। मेजर नहीं कर सकते थे वैल्यू, किसके बदले क्या दे। लाइक मैं आपको एक बोलूँ कि आप मेरे को 1 किलो सोना दे दो, मैं 1 किलो आपको चावल दे देता हूँ। हाँ, मतलब कि सोना कहाँ, सोना कहाँ, चावल क्या, मतलब कि कोई मेल ही नहीं है। तो ये कंफर्म नहीं कर पाते थे हम लोग कि भाई किसके बदले में क्या देना, क्या है एक्चुअली में, किसके बदले क्या देना है। लाइक मैं बोलूँ कि मैं आपको 1 किलो टमाटर दे देता हूँ, आप मेरे को 1 किलो सोना दे दो, है ना। तो भैया कहाँ क्या देना है, किसके बदले में क्या देना है। 1 किलो दिख रहा है, लेकिन देना क्या है ये नहीं समझ में आता। तो आज जैसे आज मैं आपको कहूँ कि 1 लीटर दूध है, 1 लीटर मिल्क है, 1 लीटर मिल्क 60 रुपये का मिलता है। तो आज आप मेजर कर सकते हो, लेकिन पहले हम लोग नहीं कर पाते थे। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मतलब कि लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या है। मतलब है लैक ऑफ डबल स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मतलब है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं हो पाती थी। उधार में हम लोग, आज हम बोलते हैं ना अपने दोस्त से, भाई दे दे, तेरे को 6 महीने बाद दे देंगे, तेरे को 8 महीने बाद दे देंगे, लोन होता है बेसिक। तो मैंने अब आपसे पूछा, पैसा नहीं है इस ज़माने में, हम पिछले ज़माने में जैसे कि हैं, ठीक है, पैसा नहीं है। आपसे मैंने बोला कि मेरे को 1 किलो टमाटर दे दे, मैं 6 महीने बाद तेरे को वापस कर दूँ, वापस करो, वापस करो। बोलेंगे उगा के वापस दे देंगे, उगाने वाला नहीं मानते हैं। यहाँ पे हम लोग वो नहीं पढ़ रहे कि उगा के दे देंगे। आ, ठीक है, तो ट्रांजेक्शन होती थी वो उधार पे नहीं हो सकता, फ्यूचर ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते थे हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर नहीं कर सकते थे। आज आप पैसे को चाहे 10 दिन रखो, चाहे 20 दिन रखो, 50 दिन रखो, 100 दिन रखो, पैसा क्या कुछ फटना है, सड़ना है, क्या कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं। आप टमाटर लेते हो, उस टमाटर, बहुत सारे टमाटर आपके यहाँ हैं, आपने उसको रख लिया, क्या आपने उसको रखा रहा घर में, कितने दिन रखे रहोगे, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, सड़ जाएगा आगे। तो स्टोर नहीं कर सकते थे, वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है, जो आज हम लोग कर सकते हैं आराम से, ठीक है। ये चार तरह की सब प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम से परेशान होके फिर मनी आया, और मनी, फिर सारी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई, ठीक है। अब मनी के फंक्शंस पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मनी होता क्या है, पहले जान लेते। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ मनी लिखा हुआ है। तो मनी क्या है, मनी कुछ भी ऐसी चीज़ है, मनी कुछ भी हो सकता है जो जनरली एक्सेप्टेड है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। उसको मेजर किया जा सकता है, इसको स्टोर किया जा सकता है, उससे फ्यूचर पेमेंट की जा सकती है। कोई भी चीज़ मनी हो सकती है जो जनरली एक्सेप्टेड होती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब मैं आपको पैसा दूंगा, आप मेरे को बुक दो, मैं आपको पैसा दूंगा, आप मेरे को पेन दो, मैं आपको पैसा दूंगा, आप मेरे को लैपटॉप दो, मैं आपको पैसा दूंगा, आप मेरे को मोबाइल दो। तो जनरली एक्सेप्टेड होती हैं, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, समझ लिए मनी। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ मनी पे। अब फंक्शंस ऑफ मनी बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए चुटकियों में, ये सब छोड़ दो। आपको सोच रहे हो कि ये सब कैसे याद करेंगे, सेकेंडरी में ये होता है, प्राइमरी में ये होता है, आपको समझाता हूँ मैं। अब ध्यान से सुनना स्टूडियो में, देखो क्या करो कि मैं भी कहते हैं जितने भी लोग अब ये देख रहे हो, बड़े ध्यान से सुनो। और जो मैं बोल रहा हूँ एक दोहा में बोल रहा हूँ। दोहा जानते हो, दोहा क्या होता है। दोहा मतलब कि, चलो इंग्लिश में पता नहीं, दोहा एक लाइन बोल रहा हूँ, समझ लो, एक लाइन बोलने जा रहा हूँ, वो लाइन को तुमको लिखना है। लाइन से तुम्हारे फंक्शंस ऑफ मनी एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग लास्ट टॉपिक पर चलेंगे अपने, जिस टॉपिक का नाम है मेजर ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। तो लाइन को ध्यान से सुनो और लिखो। तो ऐसी है कि अ मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फोर, a medium, a measure, standard, store and transfer, one more.
फिर से बोलता हूँ, मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फॉर अ मीडियम, अ मेजर, स्टैंडर्ड, स्टोर एंड ट्रांसफर, वन मोर। क्लियर है? समझ में आई? लिख लिया होगा आई थिंक। अब देखो जो मैंने लास्ट में बोला है अ मीडियम, अ मेजर, अ मीडियम, अ मेजर, तो ये क्या होता है कि प्राइमरी, देखो दो तरह के फंक्शंस होते हैं मनी के, दो तरह के फंक्शन होते हैं, होता है प्राइमरी फंक्शन, एक होता है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन बेसिक और मेन फंक्शन प्राइमरी फंक्शन ही होता है। सेकेंडरी फंक्शन डेरिवेटिव फंक्शन होता है कि हाँ ये भी काम करता है मनी, ज़्यादा काम क्या करता है, ज़्यादा कैसे यूज़ होता है, प्राइमरी फंक्शन ये ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि ये देखो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, मैंने बोला था ना मीडियम और मेजर, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, पहले दो जो मैंने नाम लिए वो प्राइमरी के हैं, स्टैंडर्ड, स्टोर एंड ट्रांसफर, वन मोर, ये तीनों जो क्या है, ये तीनों हैं अब सेकेंडरी। अब तीन बोला था, यहाँ दो लिखे हुए हैं, दो नहीं एक यहाँ पे तीसरा एक और है नीचे। ठीक है, पहले इन सबका मतलब आपको पता होना चाहिए, सबका मतलब यहाँ पे नीचे पूरा लिखा हुआ है डिटेल में। ठीक है, लेकिन जो मेरे को आपको बताना है वो ये सब पहले तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए इसका मीनिंग आपको पता है तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हो ये पढ़ो, भाई टाइम वेस्ट है वो। ठीक है, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो सुनो पहले। मेजर ऑफ वैल्यू को हम लोग यूनिट ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट भी कहते हैं, या फिर यूनिट ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। बस के बाद और कुछ ध्यान नहीं रखना है। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब एक और मैंने जो आपको बताया था ट्रांसफर वन मोर, तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू है। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब है जैसे कि आपको मन करे तो आप ये पूरा पढ़ सकते हो, इसमें जो लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि जैसे कि कोई इंसान है वो दिल्ली में बैठा हुआ है और कुछ टाइम पहले, एक हफ्ते पहले ही वो लखनऊ में एक प्रॉपर्टी, एक घर देख के गया था और वो घर पसंद आ गया है। ठीक है, तो क्या ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है कि वहाँ दिल्ली में बैठे बैठे ये प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है। दिल्ली में बैठे बैठे जिस ये प्रॉपर्टी उसके बैंक अकाउंट में भैया पैसे ट्रांसफ़र करो, ये प्रॉपर्टी इसे जो ये प्रॉपर्टी है इसे इमूवेबल गुड कहते हैं। इमूवेबल गुड क्या होता है, इमूवेबल गुड होता है जो मूव नहीं कर सकता। घर थोड़ी मूव करेगा, लेकिन पैसे तुम उधर ट्रांसफर करोगे इसके मालिक के यहाँ और वो घर तुम्हारा, ऐसा काम होता है। तो ऐसी चीज़ें आप कहीं पे हो तो आप दूसरी जगह पे खरीद सकते हो, तो उससे हम लोग कहते हैं भाई ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, आगे आगे आगे। डेफिनेशन ऑफ मनी, मनी सप्लाई, बहुत ही कॉमन, बहुत ही बेहतरीन सवाल इससे बनता है। इससे तो क्या क्या पूछ सकता है वो आपको समझाता है। पहले तो ये समझ लो मनी सप्लाई होता है क्या। मनी सप्लाई वो होता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पब्लिक के पास कितना पैसा है। ठीक है, कितना पैसा है पब्लिक के पास उसे मनी सप्लाई कहते हैं। लाइक अभी मैं बोल दूं कि 4 तारीख, आज कितनी तारीख है, हाँ 4 जनवरी को शाम को 9 बजे कितना पैसा है इंडिया में पब्लिक के पास, उसे मनी। या फिर ऐसे बोल दूं कि 4 जनवरी रात के 9 बजे में कितना मनी सप्लाई है। तो मनी सप्लाई है मतलब कि इंडिया में कितना पैसा है लोगों के पास। इसमें दो तरह के पैसे होते हैं। एक वो पैसे जो पब्लिक के हाथ में है, एक वो पैसे जो पब्लिक के बैंक में है, डिमांड डिपॉजिट में। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है बताऊंगा आगे चल। अभी इतना ध्यान रखो, इसमें दो तरह के पैसे होते हैं। कैश इन हैंड बोलते हैं जिसे पब्लिक के पास ये पैसा हाथ में है उनके घर में, एक पब्लिक ने बैंक पे जमा कर रखे हैं। दो तरह के पैसे होते हैं, दोनों तरह के इसमें इंक्लूड होते हैं। अब जो आपके जानने की बात है, मतलब की बात है, वो ये है स्टॉक कॉन्सेप्ट। मनी सप्लाई जो है जब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है तो इसको हम लोग स्टॉक कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है, लास्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, इसके बाद खत्म हो गया है, इसके बाद सब खत्म हो गया। ठीक है, मेजर्स ऑफ सप्लाई। मेजर ऑफ मनी सप्लाई में मैं आपको बता दूं 4 तरह के मेजर होते हैं मनी, M1, M2, M3, M4, 4 तरह के मेजर होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे जो अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, 4 तरह के मेजर होते हैं साहब। इन चारों को पढ़ना है हमें। वैसे कई लोग बोलते हैं कि M1 है, M2 नहीं है, M3 नहीं है,
तो भाई CUET कहीं से कुछ भी पूछ लेता है। अब CUET के एक सिलेबस तो आता है, लेकिन कोई अगर मुझसे पूछता है कि तुम भाई तूने पिछले साल CUET देखी क्या सीखा, तो मैंने सीखा कि जो सिलेबस आता है सिर्फ उतना नहीं पढ़ना। M2 M3 M4 से भी क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन आता है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है, आपको आगे बताऊंगा। M1 पे पहले आते हैं। M1 होता क्या है? M1 क्या होता है? M1 को हम लोग ट्रांजेक्शन मनी भी कहते हैं। उनको हम लोग ट्रांजेक्शन मनी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला अगर शॉर्ट में बताऊँ तो CC/DD/OD। क्या होता है समझाता हूँ। करेंसी और क्वाइंस पब्लिक के पास जो है, पेन का कलर करेंसी और कॉइन्स पब्लिक के पास जो है वो, प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक, पब्लिक का पैसा जो डिमांड डिपॉजिट में पड़ा हुआ है कॉमर्शियल बैंक में, प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। अब इसको कैलकुलेट करते हुए कुछ चीज़ें हैं जो मिलानी है, नहीं मिलानी है, कुछ मिलानी है, कुछ नहीं मिलानी है। समझो पहले, पब्लिक के पास जितना ही पैसा है, चाहे वो कॉइन हो चाहे वो करेंसी हो, सारा लेना है। डिमांड डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक में नेट डिमांड डिपॉजिट लेना है। नेट होता है ग्रॉस, नेट क्या होता है समझाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने अलग ही, मान लो ये एक बैंक है, ये एक बैंक है, और ये पब्लिक है। ये मैंने एक ही बनाया, लेकिन ये पूरी पब्लिक है। मान लो ये बैंक है, ठीक है। अपना कोई भी नाम दे दूँ, मैं इसको दे देता हूँ BOB। बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा। तो ये BOB है, ठीक है, ये पब्लिक है। अब जो पब्लिक ने पैसा जमा कराया है डिमांड डिपॉजिट में अपने, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट जो पब्लिक ने किया हुआ है, ये पैसा ऐड होता है M1 में। क्या नहीं ऐड होता है? इसको हम लोग नेट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? नेट कहते हैं। नेट कहते हैं। क्या हो रहा है? नेट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम लोग नेट कहते हैं, ठीक है। अब कहते हैं नेट डिमांड डिपॉजिट जो कि वहाँ पे ऐड होता है M1 में। क्या ऐड नहीं होता है? मान लो ये एक और बैंक है, ये पंजाब नेशनल बैंक है। तो अब एक चीज़ और होती है कि बैंक भी बैंक में डिपॉजिट करा देता है। जैसे होता है ना कि भाई ये पैसे तू रख ले, तो वैसा सिस्टम जो होता है वो बैंक भी आपस में कर लेते हैं। क्लियर है? वैसा सिस्टम आपस में बैंक कर लेते हैं। तो अब अब BOB में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो दो लोगों ने पैसा जमाया। एक पब्लिक ने पैसा जमा करा रखा है, और एक करा रखा है कि दूसरे बैंक ने पैसा जमा करा रखा है, ठीक है। ठीक है। अब जो ये पैसा जमा करा रखा है पब्लिक ने, इसको तो कहते हैं नेट डिमांड डिपॉजिट। ये जो पैसा जमा करा रखा है दूसरे बैंक ने, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं साहब, इसको कहते हैं इंटर बैंक, इंटर बैंक डिपॉजिट। तो क्या कहते हैं? तो कहते हैं इंटर बैंक डिपॉजिट, इंटर बैंक डिपॉजिट। और इसको नेट। तो जो ये पैसा जमा करा रखा है बैंक ने, ये इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तुमको लग रहा है मैं फालतू बता रहा हूँ, तो ये फालतू मैं नहीं बता रहा हूँ। ये जो तुम यहाँ पे पढ़ोगे ना इतना समझ के, इन सबका सार बता रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे जो तुम पढ़ोगे वो बता रहा हूँ तुम,
मोटा मोटा यहाँ पे पढ़ रहे होगे, यहाँ पे ये सारी चीज़ें। तो ये जो लिखा हुआ है ना ये पूरा, वो बता रहा हूँ तुमको क्या लिखा हुआ है। तो हम लोग बैंक डिपॉजिट कहते हैं, ये एक्सक्लूड होता है, ये इंक्लूड। क्लियर है? अदर डिपॉजिट विद आरबीआई में दो चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं। एक तो अगर हमारी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ वहाँ पे डिपॉजिट कर रखा है तो वो इंक्लूड नहीं होता है। और कुछ इंडिया के कॉमर्शियल बैंक जितने भी हैं, अगर उन्होंने कुछ डिपॉजिट करा रखा है आरबीआई में, तो वो भी इंक्लूड नहीं होता। क्लियर है? क्लियर है? बहुत अच्छी, बहुत सही। ठीक है। और फिर क्या अदर डिपॉजिट में और क्या होता है भाई? देखो, अदर डिपॉजिट में मैं तुमको बताऊं, फॉरेन बैंक्स, फॉरेन गवर्नमेंट, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन लोगों ने अगर कुछ हमारे आरबीआई में कुछ डिपॉजिट करा रखा है तो वो इंक्लूड होता है M1। क्लियर है? और M1 जो होता है सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है, सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है, सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है M1। और जैसे जैसे बढ़ता आगे चलता है तो फिर लिक्विडिटी कम होती रहती है। अब एक चीज़ और जो याद रखनी है तुमको, करेंसी मनी। करेंसी मनी जो होता है वो होता है फिएट मनी। तो फिएट मनी कहते हैं। फिएट मनी क्या होता है? फिएट मनी कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है टू एक्ट एज अ मनी। ठीक है? आज हमारे यहाँ 2000 की नोटें चल रही हैं, 500 की नोटें चल रही हैं नई वाली, तो वो उसको गवर्नमेंट ने अलाउ किया है टू एक्ट एज अ मनी। ठीक है? लेकिन 8 नवंबर 2016 को जो बंद हो गई थी नोटें 500 और 1000 की, तो वो अब फिएट मनी नहीं है। वो पहले फिएट मनी थी 2016 के पहले, लेकिन अब वो फिएट मनी नहीं है। अब वो कौन सी मनी है? अब वो इलीगल हो गई है, मतलब कि फिएट मनी नहीं है उसको। अब वो खाली एक पेपर का टुकड़ा है, खाली कागज़ का टुकड़ा कहते हैं ना, वो है खाली वो। और कोई क्या कहते हैं, क्या वो मनी नहीं है हमारे यहाँ, फिएट मनी। क्लियर है? इसको हम लोग लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं। याद रख लो, याद रख लो, पता है ये क्वेश्चन आ जाएगा कि करेंसी मनी को और क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दिया होगा फिएट मनी, लीगल टेंडर मनी, बोथ, दोनों में से कुछ भी नहीं। हम दे दी, हम दीज, आप लिख दोगे बोथ। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। नेट डिमांड डिपॉजिट आर इंक्लूडेड बताए। तो डिपॉजिट में क्या एक्सक्लूड होता है, क्या नहीं आता है? तो एक्सक्लूड नहीं होता है यहाँ पे, इंक्लूडेड इन गवर्नमेंट एंड कॉमर्स। आया था तुमको, बता दिया था। क्या? क्लियर है? आगे चलते हैं। एक टर्म आ रही है हाई पावर्ड मनी और सिर्फ मनी। मनी में क्या आता है? मनी में करेंसी होती है और डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक, विद डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल नहीं, विद बैंक। ठीक है? हाई पावर्ड मनी कंसिस्ट करता है कि भाई करेंसी हो, उसमें कैश रिजर्व भी बैंक के साथ जितना आता है हाई पावर्ड मनी। क्लियर है? हाई पावर्ड मनी में क्या आता है? क्या आता है? कैश रिजर्व और करेंसी। इधर क्या आता है भाई? इधर आता है डिमांड डिपॉजिट ऑफ एंड करेंसी मनी में। बस इससे ज़्यादा तुमको नहीं पूछेगा कुछ भी। ठीक है? आगे चलते हैं M2 में। M2 क्या होता है भैया? तो फॉर्मूला होता है M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। ठीक है? रीड करने के लिए रख लो, बाकी इससे ज़्यादा कुछ अगर आ गया तो बस यहीं से आ सकता है, जो मैं तुमको बता रहा हूँ बस वहीं से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है? M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। आगे बढ़ते हैं, M3 पे आते हैं। M3 में साहब M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। अब टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट में फ़र्क क्या होता है वो बैंकिंग वाले चैप्टर में आऊँगा मैं, तब समझ लो। बस आपको ये याद रखना है, नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक M3 में आता है। M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। ठीक है? M4 में सब कुछ आ जाता है। M4 में M3 भी आ जाता है। M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस
एक्सक्लूडिंग एनएससी, एनएससी एक्सक्लूडिंग एनएससी, ठीक है। एनएससी को एक्सक्लूड करके भाई जितना आएगा तो हम लोग कहते हैं M4 तो हम लोग कहते हैं टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, और फिर M4 आ जाएगा ऐसे। क्लियर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको बस याद रखने हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, और फिर चैप्टर हमारा मनी खत्म हो गया है। क्या क्या चीज़ें हैं भाई, तो क्या क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मेजर ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। द 4 मेजर ऑफ मनी सप्लाई रिप्रेजेंट डिफरेंट डिग्रीज। अच्छा पढ़ा क्यों रहा हूँ, सॉरी, मैं तो तुमको बताने वाला था ना। हाँ, M4 जो है, M1 जो है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है, M4 सबसे कम लिक्विड होता है, पहली बात ये याद रखो। M3 को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि इसको और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, तो हम लोग एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी भी कहते हैं। M1 M2 को हम लोग नैरो मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट कहते हैं, और M3 M4 को हम लोग ब्रॉड मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट कहते हैं। बस ये बातें याद रखनी, बस खत्म हो गया। इससे ज़्यादा किसी भी एग्ज़ाम में पूछ ही नहीं सकता, किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछ सकता मनी चैप्टर से, इससे ज़्यादा तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इतना ही है भाई मनी सप्लाई में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता, इससे बात कुछ नहीं। सब कुछ बता दिया आपको, सब कुछ बता दिया, कुछ भी नहीं छूटा। अब यही है कि आपको भैया पैसे देके पढ़ना है तो पैसे देके यही पढ़ोगे, फ्री में भी यही पढ़ोगे, तो आप देख लो आपको जो कर, ठीक है।